हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुछ ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जो कि IBS-D यानी कि डायरिया वाले या लूज मोशन वाले IBS के ऊपर काम करती है। उस वीडियो को आप में से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और उसके ऊपर कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके ये पूछा है कि क्या ऐसी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि IBS-C यानी कि कॉन्स्टिपेशन वाले IBS में काम आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ मेडिसिन की जो कि आपको काम आएंगे IBS-C का यानी कॉन्स्टिपेशन वाले IBS का मुकाबला करने में। तो IBS-C में बेसिकली कॉन्स्टिपेशन ये फीचर जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, डायरिया थोड़ा कम रहता है। और अब आपको ये कैसे पता चले कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो IBS की वजह से है या आपको जनरल कॉन्स्टिपेशन है। तो इसके लिए दो डिफरेंशिएटिंग चीज़ें हैं। उसमें पहला चीज़ ये है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया ऐसे दो फेजेस में आपका काम चलता है, मतलब आपको बीच बीच में बेवजह लूज मोशन होना शुरू हो जाता है और फिर बीच बीच में ही अपने आप कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, तो आपको नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन नहीं बल्कि IBS होने की संभावना ज़्यादा है। और दूसरा, कई बार जो कॉन्स्टिपेशन IBS की वजह से होता है उसमें ज़्यादा कॉजेस आपको मिलते नहीं हैं, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल ठीक चल रहा होता है, आपके रूटीन में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने आप आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये लक्षण जो है वो खास करके IBS से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन का हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो IBS-C के ऊपर काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका पत्था लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूँ और किसी भी डिसीज़ के लिए लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसका क्या रहेगा, उसके लिए आप योगा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस बारे में डिटेल में वीडियोस हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था वैसे ही इस वीडियो में मैं कुछ डिस्क्लेमर्स दे देना चाहती हूँ, क्योंकि हम हमेशा ही लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बताने वाली हूँ। और किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, भले ही वो आयुर्वेदिक हो या किसी और पैथी का हो। इसीलिए अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बार आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेना सही रहता है, क्योंकि हर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन में अलग अलग बहुत सारे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन रहता है। और इस कॉम्बिनेशन में अगर एक आधी भी दवाई की आपको एलर्जी हो या आपकी प्रकृति के अनुसार वो आपको सूट नहीं करता हो तो उस दवाई से आपको परेशानी हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, आज भी इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ मेडिसिन बताने वाली हूँ जो कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताए गए हैं। आप अगर नेट पे सर्च करते हो आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन तो आपको हज़ारों नाम मिल जाएंगे, हज़ारों अलग अलग कंपनियों के जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का दावा करेंगे, लेकिन हर एक कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करेगी। तो स्टैंडर्ड ऐसे कौन से फॉर्मुलेशंस हैं जो कि आयुर्वेद के ग्रंथों में बताए गए हैं वो आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करेंगे, ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और पॉइंट नंबर 3, कभी भी अगर आपको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, कभी कभी किसी का मोशन जो है वो पत्थर की तरह हार्ड हुआ रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ ओरल मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, हो सकता है आपको एनिमा की या सपोजिटरी की ज़रूरत पड़े। सेकेंडली, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन लेते हो, उससे आपका कुछ स्टूल जो है वो तो पतला हो जाता है, लेकिन कुछ स्टूल जो है वो बहुत ही हार्ड फॉर्म में रहता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर करोगे तो आपको पाइल्स, फीशर्स और यहाँ तक कि रेक्टल प्रोलैप्स यानी कि रेक्टम का आपका जो पार्ट है वो एनस से बाहर निकलना, ऐसी भी तकलीफ़ें हो सकती है। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा ज़ोर आपको कॉन्स्टिपेशन में नहीं लगाना है। अगर नहीं होता है मोशन पास, आप डॉक्टर के पास जाइए, एनिमा ले लीजिए, सपोजिटरी ले लीजिए, ताकि वहाँ पे जो जमा हुआ मल है वो पहले साफ़ हो जाए और उसके बाद रेगुलरली आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए भी आप आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बताने के बाद फाइनली हम चलते हैं हमारे मेडिसिन की तरफ। तो आज का हमारा पहला मेडिसिन है गंधर्व हरितकी। तो ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। इसमें गंधर्व यानी कि एरंडी का तेल इस्तेमाल किया होता है और हरितकी यानी हरड़ का पाउडर इस्तेमाल किया होता है। ये आपको टैबलेट के फॉर्म में भी मिल सकता है या फिर चूर्ण के फॉर्म में भी ये आपको मिल सकता है।
अगर टैबलेट है तो 1 से 2 टैबलेट आपको रात को लेना है, और चूर्ण है तो 1 चम्मच चूर्ण आप रात को ले सकते हैं, 1 टीस्पून चूर्ण आप रात को ले सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ आपको इसे लेना होता है। खास करके वात दोष को कम करने का ये काम करता है। तो गंधर्व हरित की जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जॉइंट पेन है, पेट में गैसेस बन रहे हैं, ऐसी कंडीशन में भी गंधर्व हरित की आपको काफ़ी अच्छे से यूज़फुल रहेगी, और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी नहीं है। अब जैसा मैंने बोला, गंधर्व हरितकी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपको गंधर्व हरित की अवेलेबल नहीं होती है तो आप हरितकी यानी हरड़ का चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका ही दूसरा कंपोनेंट जो कि एरंड तेल है, वो यूज़ करने से आप थोड़ा सा बच के रहना अगर आपको IBS है, क्योंकि एरंडी के तेल की वजह से कभी कभी आंतों में कंजेशन यानी कि ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, और उसकी वजह से आपका लूज मोशन वाला फेज ट्रिगर होने की संभावना है। इसलिए IBS में या तो आप एरंडी का तेल इस्तेमाल ही ना करें, और अगर करते भी है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में कॉशन के साथ और डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही करिए। अब नेक्स्ट हमारा मेडिसिन है त्रिवृत अवलेह। ये भी आपको आसानी से किसी भी मेडिसिन के स्टोर्स में मिल जाएगा। त्रिवृत यानी निशोत्तर जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है, और अवलेह यानी ये चाटने जैसा होता है, च्यवनप्राश की कंसिस्टेंसी का या सेमी सॉलिड कंडीशन में ये रहता है। इसको भी आपको 1 चम्मच रात को सोने से पहले लेना है, गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, अवलेह बनाते वक्त उसमें शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी भी जिनको डायबिटीज़ है उन्होंने त्रिवृत अवलेह का इस्तेमाल नहीं करना है। त्रिवृत अवलेह खास करके जिनके शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको एसिडिटी होती है, स्किन पे रैशेस आते हैं, एलर्जीज़ होती हैं, उनके लिए त्रिवृत अवलेह जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो इन लोगों ने त्रिवृत अवलेह IBS के कॉन्स्टिपेशन के लेना सही रहेगा। अल्टरनेटिव की अगर बात करें तो इसका अल्टरनेटिव त्रिवृत पाउडर हो सकता है, जो कि आप गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच रात को ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है अविपत्तिकर चूर्ण। तो अविपत्तिकर चूर्ण में भी त्रिवृत यानी निशोत्तर का इस्तेमाल होता ही है, उसके साथ साथ लौंग और शुगर ऐसे भी कुछ अलग अलग कंटेंट्स इसमें मिलते हैं। ये एक माइल्ड लैक्सेटिव है, यानी कि अगर आप अविपत्तिकर चूर्ण लेते हो तो आपका एकदम कड़क मोशन है तो ज़्यादा आपको इफेक्ट उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन जिनके शरीर में पित्त है, जिनको 1-2 दिन से ही कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफ़ हो रही है, उनके लिए अविपत्तिकर चूर्ण अच्छा है। अविपत्तिकर चूर्ण आप 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की अगर बात करें, डायबिटीज़ में इसको अवॉइड करना है, और सीवियर बहुत ही कड़क स्टोन जैसा अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें अविपत्तिकर चूर्ण से ज़्यादा आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पित्त के जो भी डिसऑर्डर्स है, खास करके एसिडिटी, इसमें अविपत्तिकर चूर्ण आप ले सकते हैं, जिससे आपको एसिडिटी में काफ़ी अच्छा रिलीफ महसूस होगा। उसके बाद चलते यूनिवर्सल चूर्ण की तरफ, जो कि है त्रिफला चूर्ण, जो कि इंडिया के बहुत सारे पॉपुलेशन ने कभी ना कभी खाया हुआ ही होता है, क्योंकि त्रिफला चूर्ण बहुत ही कॉमन है कॉन्स्टिपेशन पे यूज़ करना। लेकिन ये भी एक माइल्ड लैक्सेटिव है। अगर आपको बहुत स्टोनी पत्थर के जैसा अगर आपको स्टूल हो रहा है तो उसमें त्रिफला चूर्ण ज़्यादा काम नहीं करेगा। त्रिफला ये एक कॉम्बिनेशन रहता है 3 फलों का, हरितकी यानी कि हरड़, विभितकी और आंवला। इन 3 फलों के चूर्ण का ये कॉम्बिनेशन रहता है। इसको भी आप 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर टैबलेट फॉर्म में ये आपको अवेलेबल है तो 1 से 2 टैबलेट आपको रात को लेना होता है। लैक्सेटिव भले ही ये माइल्ड है, लेकिन इसके आपको बाकी के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि त्रिफला चूर्ण आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, आपके बालों के लिए अच्छा होता है, और तो और आपके वज़न को कंट्रोल करने के लिए भी त्रिफला चूर्ण यूज़फुल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वेट लॉस करना है तो आप सिर्फ त्रिफला चूर्ण खाए जा रहे हो। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी रहता है, और वेट लॉस आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमारी एक वीडियो सीरीज़ भी अवेलेबल है, तो आप उसे जाके चेक कीजिएगा। सिर्फ त्रिफला चूर्ण खाने से आपका वज़न कम नहीं होने वाला है, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ अगर आप त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको वेट लॉस में भी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। अब नेक्स्ट है अभयारिष्ट।
अभयारिष्ट में भी हरड़ का इस्तेमाल किया जाता है और उससे अरिष्ट बनाया जाता है। अरिष्ट एक लिक्विड होता है जो कि शरीर में थोड़ा सा हीट को बढ़ाता है। तो अगर आपके शरीर में वात दोष या कफ दोष बढ़े हुए हैं तो अभयारिष्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के कॉन्स्टिपेशन के लिए अभयारिष्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 4 टीस्पून अभयारिष्ट उतने ही पानी में, नॉर्मल वाटर में मिला के आपको रात को सोने से पहले लेना होता है। खास करके जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी जैसे फीलिंग आ रही है, पेट में दर्द रहता है, ऐसे लोगों के लिए अभयारिष्ट ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। उन्होंने त्रिवृत अवलेह या अविपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ में भी अभयारिष्ट का इस्तेमाल आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया हुआ रहता है। अब नेक्स्ट है पथ्यादि काढ़ा। तो पथ्यादि काढ़ा बेसिकली हमेशा ही माइग्रेन में, हेडेक्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये भी एक माइल्ड लैक्सेटिव है। तो आपको अगर एसिडिटी, माइग्रेन ये चीज़ें भी IBS के साथ साथ होती हैं तो आपके लिए पथ्यादि काढ़ा बहुत ही अच्छा है। यानी इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी रिलीज़ हो जाएगा और माइग्रेन, एसिडिटी ये तकलीफ़ें भी आपकी कम हो जाएंगी। ये मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए ऐड किया है जिनको माइग्रेन होता है IBS के साथ साथ। इसका डोज अगर देखें तो 2 से 4 टीस्पून आपको लेना होता है। वैसे तो खाने से पहले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर खाने से पहले लेने से आपको कुछ भी तकलीफ़ लगती है तो आप इसे खाने के बाद भी ले सकते हैं। कोई भी लिक्विड अगर आपको लेना है तो उसमें उतनी ही क्वांटिटी में वाटर, नॉर्मल वाटर मिला के आप उसे ले सकते हैं। और लास्ट में आता है यूनिवर्सल लैक्सेटिव, जो कि है ईसबगोल। बहुत सारे लोगों ने ईसबगोल का इस्तेमाल कभी ना कभी अपने लाइफ में किया ही रहेगा। ईसबगोल जो है वो 1 टीस्पून ईसबगोल 1 गिलास पानी में मिला के आपको लेना होता है। बेसिकली ये एक हस्क होता है जो कि आपके शरीर से वाटर एब्सॉर्ब करता है और उसकी वजह से स्टूल का वॉल्यूम भी बढ़ता है और स्टूल जो है वो थोड़ा सा लिक्विडी होने में मदद मिलती है। लेकिन इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि ईसबगोल का आपको ओवर यूज़ नहीं करना है। अगर आप सोचोगे कि मैं डेली बेसिस पे ईसबगोल खाता रहूँगा या खाती रहूँगी जिससे कि मुझे पेट साफ़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। डेली बेसिस पे इसकी आदत लग सकती है और जब तक स्टूल का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता है तब तक आपको मोशन की फीलिंग ही नहीं आएगी। आंतों की आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आगे चल के आपको हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे ईसबगोल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए बीच बीच में ईसबगोल का इस्तेमाल किया तो उससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी। जैसा कि मैंने बोला कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन में आपको निरूह बस्ती यानी कि काढ़े का एनिमा, अनुवासन बस्ती यानी कि घी या तेल का एनिमा, इनका इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, या दोनों चीज़ें भी अल्टरनेट डे यूज़ करके एक 7 दिन का कोर्स भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो सीवियर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है वो कम हो जाएगा और फिर बाद में आपका जो कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी है उसके ऊपर धीरे धीरे करके आयुर्वेदिक दवाइयों से आप काम कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने बात की कुछ ऐसे मेडिसिन्स के बारे में जो कि कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करते हैं। अगले वीडियो में इस कॉन्स्टिपेशन को ही थोड़ा सा और डिटेल में और अलग एंगल से जानेंगे। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।